हाँ दोस्तों, मैं राजा सिंह परिहार एक बार फिर से आपका टारगेट विथ आर के में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पता है कि आपको वीडियोज पसंद तो आने वाली है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि मैं आपको दो वीडियोज के माध्यम से याद कराऊंगा। इसका पहला पार्ट है और इसका अगला पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। तो थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो एक BN राव जी थे, हमारे संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। उन्होंने संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की थी। एक थे फंडामेंटल राइट, दूसरे थे DPSP। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? जैसे कि वो अपने लिए होते हैं, यानी कि नागरिकों के लिए होते हैं, और जो DPSP होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये डिपेंड करते हैं राज्य पर कि ये आपको देना है या नहीं देना है। यानी आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व गवर्नमेंट यानी राज्य स्टेट पर निर्भर होते हैं कि आपको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना आपको देगा, और अगर नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं देगा। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि गला मेरा ख़राब है, तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि BN राव सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन्होंने दो प्रकार के फंडामेंटल राइट सजेस्ट किए थे। एक व्यक्ति थे KT शाह। इन्होंने फंडामेंटल राइट के बारे में कहा था कि एक इस प्रकार का चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी के अनुसार पे करता है। यानी आप कितना भी अमाउंट भर लो, लेकिन जितना बैंक की इच्छा होगा बैंक उतना ही आपको देगा। BR अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते थे और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य था। तो इनके दो उद्देश्य थे जिनके आधार पर BR अम्बेडकर इनका सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि ये लागू हो, लेकिन इन्होंने BN राव ने कहा था कि अभी फिलहाल में अभी इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसलिए इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया। एक था 3, एक था 4। 3 में रखा गया फंडामेंटल राइट और इनको दूसरा नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि ये आपके क्या हैं, ये परिवर्तनीय है, न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। और आज भाग 4 में रखे गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ से लेकर यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 40 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इतना प्रयास करेंगे कि हमें सारा का सारा क्लास में ही याद हो जाए, एक बार में ही याद हो जाए, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े।
यानी पढ़ना हमें इस तरीके से चाहिए कि सामने वाले को हम यानी दूसरे किसी व्यक्ति को समझा सकें। ऐसा नहीं पढ़ना है कि बस पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और मुझसे अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको सिखा सकूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ना ऐसा चाहिए कि दूसरे को हम लोग पढ़ा सकें। जैसे कि पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी कि राज्य जो भी नीति बनाएगा तो आपके कल्याण के लिए ही बनाएगा, आपको न्याय दिलाएगा। 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब देखते हैं किस भाग में इन्हें रखा गया है। भाग 4 में इनको रखा गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा गया है ये पूछा जाता है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनका प्रावधान है। अब पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए कहाँ से गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और पूछा जाएगा कि आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। हम लोगों ने लिए आयरलैंड से, आयरलैंड ने लिए स्पेन से। अब डायरेक्टली देखते हैं कि इनको कैसे याद कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो चुका है। आर्टिकल 36 में दिया गया है कि राज्य की परिभाषा। अब इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। अब राज्य होता क्या है, राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपने जो उसके श्रमिक होते हैं उन्हें वो पेमेंट दे सके, अपना पूरा वर्क देख सके, यानी कि एक अलग से ही वो अपने आप में फुल होती है, उसे ही हम राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है एक प्रॉपरली संस्था से, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, आपका बिजली विभाग हो गया, आपका केंद्र सरकार हो गई, आपकी राज्य सरकार हो गई, इस प्रकार से। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि जो राज्य चाहेगा तो वो नीति निर्देशक तत्व अप्लाई करेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। जैसे किसी राज्य में दारू को बंद किया जा सकता है, किसी राज्य में नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बिहार में नशाबंदी बंद है लेकिन और राज्यों में चल रहा है, तो ये राज्य पर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य चाहेगा तो वो कर सकता है, जो राज्य नहीं चाहेगा वो नहीं कर सकता है। जिसके पास जितनी सुविधाएं होंगी वो उतने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको प्रोवाइड कराता जाएगा। जिसकी क्षमता होगी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है। सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये 3 एक साथ याद करना है। राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। राज्य की परिभाषा, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष है। अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको एक जैसा वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष को अलग वेतन दिया जाए, महिलाओं को अलग वेतन दिया जाए। अगर वो एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो एक जैसा वेतन मिलेगा। आर्टिकल 39A, इसमें दिया गया है समान अवसर के आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क विधि सहायता।
ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसको अलग न्याय मिलेगा और जो कम पैसे वाला है उसको अलग प्रकार का न्याय मिलेगा। इसका मतलब है कि सभी को समान न्याय मिलेगा, कानून की नज़र में सभी एक समान है। एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट उसको निःशुल्क यानी फ्री में कानूनी सहायता प्रोवाइड कराती है। आर्टिकल 40 में दिया है पंचायतें, ग्राम पंचायतें। अब ग्राम पंचायतें, इसमें दो मत थे। गांधी जी ग्राम पंचायतों के लिए गांधी जी ने कहा था, लेकिन गांधी जी ग्राम पंचायतों का सपोर्ट करते थे, लेकिन BR अम्बेडकर ग्राम पंचायतों का विरोध करते थे। अब ऐसा क्यों था कि ये विरोध करते थे और ये सपोर्ट करते थे? तो इसका भी देखने का नज़रिया है, ये अलग नज़रिए से देखते थे, ये अलग नज़रिए से। इनका नज़रिया ये था कि गवर्नमेंट अगर ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तो जो ग्राम पंचायतें हैं यानी गांव हैं, उनमें भी कुछ पैसा आएगा और गांव का विकास होगा। जबकि BR अम्बेडकर का मानना था कि गांव में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, अगर गवर्नमेंट पैसा भेजेगी भी तो पूरा पैसा साहूकार जमींदार लोग हड़प लेते थे। इसलिए BR अम्बेडकर पंचायतों का विरोध करते थे। वो कहते थे पंचायतें नहीं होनी चाहिए, गांधी जी कहते थे होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जैसे कि गवर्नमेंट ने ऊपर से भेजे 100 रुपये, अब 100 रुपये में आते आते सरपंच या गांव का जो भी इंसान होता है उसके पास पहुँचे 50 रुपये, तो 50 रुपये में अगर उसने 20 रुपये भी रख लिए तो 30 रुपये तो गांव के विकास के लिए लग जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो गांव को मिलेगा। अंबेडकर जी का मानना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा सिर्फ साहूकार, बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके पास थम के रह जाएगा। अब इन दोनों के बीच विवाद हो गया। अब दोनों ही महत्वपूर्ण नेता थे, किसी की बात को टालना इतना आसान नहीं था। इसलिए इन दोनों के बीच जो समझौता कराया वो कराया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया जाए। जो राज्य चाहे वो इसे लागू करेगा, जो राज्य चाहे वो इसे लागू नहीं करेगा। तो अब इससे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गांधी जी भी खुश, BR अम्बेडकर भी खुश। तो यहाँ पूछा जाता है कि पहली ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को पहली ग्राम पंचायत का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। धन्यवाद। मजा आया।